जेनजी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जनरेशन है या सबसे अवेयर्ड है? एक मार्केट में काफ़ी फ्लो कर दिया गया है कि जेंजी बहुत कंफ्यूज्ड हैं देख से कि यार वो आके हमें बोलते हैं वाइब नहीं आ रहा है। एक बात हमें बहुत समझ से रखनी पड़ेगी कि वो मीनिंगलेस वर्क नहीं करेंगे। पिछले कुछ साल में एक जो एक्सपेक्टेशंस सेटअप की गई है सोसाइटी एंड इंडस्ट्री के द्वारा, उसका बेस और मीनिंग सही समझ में नहीं आता बच्चों। जो पहले वाला स्टाइल था, पढ़ लो जॉब लग गई सेट हो गए, अब वैसा नहीं रहा। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, हमें बहुत जल्दी अडेप्ट करना पड़ेगा और हमें लर्न करना पड़ेगा। वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, एजुकेशन सिस्टम्स कैन नॉट चेंज दैट फास्ट, वरना एक बहुत बड़ा chaos खड़ा हो जाए। सेफ जॉब still exist for people. नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सेफ। 21-22 साल का लड़का या लड़की आपको सुन रहा है, तो आप उसको करियर के लेके क्या सजेशन देते स्टार्ट अर्ली, डोंट वेट फॉर योर फाइनल ईयर। हैं? क्या लगता है 5-10 साल में, अपकमिंग 5-10 ईयर्स में कौन से करियर्स डिसअपियर हो जाने वाले हैं? यू नो लाइक अ टेलीकॉलर जॉब, टाइपर्स जॉब, स्टेनोग्राफर, ये कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो बेसिक बेस लेवल जॉब्स हैं, टू एन सर्टेन एक्सटेंट इवन कोडिंग फॉर दैट मैटर। यू नो हाउ टू नेविगेट, इवन लूपहोल है, एटलीस्ट यू आर इक्विप्ड इनफ टू नेविगेट इट। स्टार्ट टेकिंग अप कोर्सेज आउटसाइड योर कैंपस एजुकेशन सिस्टम। इसीलिए हम बोलते हैं पोर्टफोलियो करियर्स। ये एक नया टर्म है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जितना जल्दी हम इसको समझ लेंगे उतना अच्छा है। आज की तारीख में करियर सबसे इजी चीज़ है, क्योंकि अब वो लिमिटेड नहीं रहे। आप किसी भी चीज़ में करियर बना सकते हैं। क्या कभी हमने सोचा था कि पॉडकास्ट के लिए करियर? भाई हमारे ज़माने में कहते थे ना कि वो गांव के कोने में बैठ के लोग घंटों बातें करते थे। दैट वाज एन ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट रहता है जिसे बोले, और फिर वो पॉडकास्ट हो जाता था गाँव के अंदर। सो सर, जो आपको अभी नहीं जानते हैं, लेट्स फोकस ऑन देम। सो विशाल शाह कौन है, क्या करते हैं, प्लीज सर। Great. Thank you. So, I have close to 25 years of corporate experience. I started my journey with FMCG. So I worked with brand like Pidilite. Then I thought that I should pivot my career. You know, I had an exposure of FMCG, which is a natural outcome route of doing an MBA and then getting into an FMCG organization. But after working there for close to 1 year and 2 months, I realized that I want to do something else in my life. I want to pursue some passion. So I took a small break, did my education into hotel management. Wow. I did a bridging program from Malaysia, came back to India and started my career with ITC. So I worked with leading brands in the country for close to 18 years, including ITC, Accor, Hilton, and Sarovar hotels. So I was operating in a little niche area, which was I was with the pre-opening hotels. So I've opened up close to 7 hotels in the country, including the iconic Novotel in Ahmedabad, Double Tree by Hilton in Ahmedabad, Wow. Lemon Tree in Ahmedabad, So I've been part of that journey of pre-openings with the hotels, which also gave me a lot of understanding of how to build up something from the scratch, how to kind of, stay patient, build something which is meaningful and stay with them and be a part of that journey. So that was the life going on, and then I came across this opportunity of being a corporate relation and career services person with Ahmedabad University at that point, 6.5 years back. And I said, it's worth evaluating. Always had an inclination to be a part of education ecosystem and do a meaningful contribution. कुछ ऐसा करें जिससे एक कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है। लाइफ में बहुत कुछ किया, बहुत सारे हायरिंग्स किए, वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो लगा कि नहीं यार, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको ज़रूर इवेल्युएट करना चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद अहमदाबाद यूनिवर्सिटी career services office, worked there for 6 years and then moved to Anand National University as a director career services. Again, कहते हैं ना, डेस्टिनी आपके साथ सेम चीज़ें देती हैं। तो there, when I was in hotels, I was opening up hotels, building up culture, building up ecosystem. Then I came to Ahmedabad University. Career services
को रीडिफाइन कर रहे थे, रीअसाइन कर रहे थे, रीइमेजिन कर रहे थे। Yes. वो एक अच्छा मौका मिला सीखने का, जानने का. From there, with all those expertise, now I'm with Anand National University, young university. We are building up very strongly, building up a very strong ecosystem, and great to have this opportunity in hand with Anand National University, wherein मैं career services को redefine कर रहा हूँ, उसको build up कर रहा हूँ, एक नया ecosystem develop कर रहा हूँ. But to be honest, I have been impressed. Like कितने multiple like I would say niche में आपने काम किया हुआ है. हाँ, ये कह सकते हैं कि ज़ेनज़ी का concept आया, उसके पहले मैं ज़ेनज़ी की तरह operate कर रहा था. Exactly. Like मेरा अभी वही था कि Gen Z सबसे ज्यादा confused generation है या सबसे aware है वो? You know, definition बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, एक मार्केट में काफ़ी फ्लो कर दिया गया है कि ज़ेनज़ी बहुत कंफ्यूज्ड हैं या ज़ेनज़ी बहुत अलग तरह से सोचते हैं. आई थिंक ऑफ ऑल द जनरेशंस ज़ेनज़ी सबसे ज़्यादा अवेयर जनरेशन. उनके पास इंफॉर्मेशन प्लेंटी है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, यू नो, और वो करियर को एक सिंगल लेंस से नहीं देखते हैं. सो ज़ेनज़ी की हम बात करें तो आई ऑलवेज हैड इन माई टीम अ वेरी यंग प्रोफेशनल. सो मेरा एक स्टाइल रहा है कि जो टीम का मेरा कंपोजिशन रहा है उसमें हमेशा एक यंग जनरेशन, रिप्रेजेंटिंग जनरेशन जिसे हम बोलते हैं, चाहे फिर वो मिलेनियल हो, चाहे वो ज़ेनज़ी हो, चाहे अब जो भी नाम दे, जो रिप्रेजेंटिंग जनरेशन है आउट ऑफ कॉलेज, हार्डली 1 ईयर इन इंडस्ट्री या एब्सोल्युटली फ्रेशर, हमेशा मेरी टीम में रहे हैं. दे ब्रिंग अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड कहते हैं ना, एक एनर्जी जो टीम में बिल्ड करते हैं वो वहाँ से आती है. वो आपको भी पुश करते हैं नया जानने के लिए, नया सीखने के लिए, और देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम देम. सो आई थिंक Gen-Z are the most informed, most aware generation in today's time. I'm borderline Gen Z. Because I come in Gen Z also, but my thought processes are a bit old and 99 born, so yeah, okay. So, but I have observed this, sir. Many people prefer this, like specifically who are experienced. Like वो अपने टीम में जानबूझ के Gen Zs को रखते हैं to have a different perspective, to have a different experience के कैसे लोग अभी के टाइम में काम करते हैं. So I have observed that. तो सर लोग बोलते हैं कि Gen Z impatient है. आपको क्या लगता है? Because you are working with them. वो impatient नहीं है. क्या होता है, देखिए अभी जब ये एक चेंज ऑफ जनरेशन हम बोल सकते हैं. जब भी हम किसी भी स्टेज पे आते हैं जहाँ पे जैसे कहते हैं ना, बेल कर्व जैसी सिचुएशन जहाँ डेवलप होनी शुरू हो जाती है, अभी हर जनरेशन में ये आया है. जब हम जॉब करने निकले थे तो हम नए थे मार्केट में, तो बोलते थे यार आप लोग नए हो, आप अलग सोचते हो, हम अलग सोचते हैं. ठीक है, उसके बाद एक जनरेशन आई, फिर बोला कि यार हमको लगा कि ये अलग सोचते हैं, हम अलग सोचते हैं. सी, इट्स ऑल अ कॉम्बिनेशन. Gen-Z impatient नहीं है, बट वो फास्ट एंड अजाइल है. नाइस, राइट. Gen-Z को पता है करना क्या है. वो हम कहते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन में नहीं वर्क करते. दे आर अ बैग ऑफ मल्टीपल टैलेंट्स, एंड इफ यू आस्क देम टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, दे विल गेट impatient because they are capable of doing multiple things at one show, one go. They are multitaskers. वो मल्टीपल चीजें एक साथ कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रूम्ड उस तरह से हुए हैं, है ना. आज आप अपने घर में देख लें या आप अपने पीयर्स में देख लें या कहीं पे भी जहाँ थोड़े से यंग बच्चे हैं, they would have done sports, they would have done music, they would have done education, they would have done some competitions, all from the school days. Yes. So they are designed to handle that environment. अब आप उनको एक बॉक्स में डाल के एक सिंगुलर ट्रैक पे बोलें, which is certainty वाला ट्रैक, you know, predictable outcomes, वो Gen Z के साथ नहीं होगा. Okay. So you kind of have to give them freedom to operate in their area and their zone, and then see the results are fantastic. The outcomes are amazing. So जैसे opportunities अभी बाहर बहुत है. Despite of so many opportunities, they are unhappy with jobs. Correct. So what is their exact thought? Because right now in my team also, like I'm running an agency, so I'm experiencing this problem. Like we have massive opportunity, we have multiple clients, they have multiple exposure, but then too they are not like कुछ कम है, but कम क्या है भाई? Yes. So very very correct observation you know you have in terms of
what is happening actually in the current scenario. And this is not alien experience. मतलब आपका अकेले का ये experience नहीं है. हम जितने भी इंडस्ट्री से बात करते हैं, because my role makes me exposed to both the sides of the world, है ना. मैं बच्चों से भी डील कर रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट से भी डील कर रहा हूँ एट द सेम टाइम. मैंने 500 से ज़्यादा बच्चों को काउंसल किया है और एट द सेम टाइम मैंने 200 से 250 कंपनीज को हैंडल भी किया है. करेक्ट. सो काइंड ऑफ ब्रिजिंग बोथ द वर्ल्ड्स एंड फ्रॉम वेराइटी ऑफ फील्ड. मतलब ऐसा नहीं कि एक फील्ड की हम बात करें. इंजीनियरिंग ले लें, मैनेजमेंट ले लें, आर्ट्स एंड साइंसेस ले लें, डिजाइन ले लें, आर्किटेक्चर ले लें. सो ये बहुत ही वेरिड मिक्स है जिसको मैंने डील किया हुआ है. और शायद हर जगह रिस्पॉन्स एक कॉमन दिखता है, वो यही है जो आप बोल रहे हैं कि जेंजी को मजा नहीं आता देख से कि अरे वो आके हमें बोलते हैं वाइब नहीं आ रहा है, यू नो. सो ऑब्वियसली जेंजी हैज देयर ओन लैंग्वेज, वी शुड नॉट रियली कोट अनकोट दैट, बट देन दे से कि वाइब नहीं आ रहा है. एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जब हम जेंजी से काम कर रहे हैं, एक बात हमें बहुत समझ से रखनी पड़ेगी कि वो मीनिंगलेस वर्क नहीं करेंगे. वो ऑफिस में एक्स्ट्रा नहीं रुकेंगे कि बॉस को इम्प्रेस करना है. वो एक्स्ट्रा काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है. यू नो, दे हैव अराइव्ड इन देयर लाइफ इन द लाइफ इन द सेंस कि उन्हें पता है उन्हें करना क्या है. दे आर वेरी क्लियर विद दैट थॉट. दे आर नॉट बिल्ट फॉर सर्टेनिटी. करियर्स ना लीनियर नहीं हो सकते. करेक्ट. और वो कभी नहीं थे, पर पास्ट में उसको डिजाइन इस तरह से किया गया कि वो लीनियर दिखे. और बोला, जैसे कहते थे ना हमारे टाइम पे, ये बोलते थे पढ़ लो, जॉब लग जाएगी, सेट हो जाओगे. डेफिनेटली. एक्चुअली जॉब लगना सेट होना नहीं होता है, अनसेट होना होता है. सो जॉब लगी, फर्स्ट जॉब इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. इट डज नॉट डिफाइन योर करियर पाथ. वो एक स्टार्ट पॉइंट है. उसके बाद तो आप समझना शुरू करते हैं कि अब करना क्या है. एक्सपोजर्स होते हैं, एनकाउंटर्स होते हैं, लर्निंग्स होती हैं, देन यू डिजाइन योर करियर. सो बेसिकली करियर इज अ डिजाइन पार्ट. यू डिजाइन योर करियर. आप उसको डिजाइन करते हैं बेसिस ऑन जो डिसीजंस आप लेते हैं. आपके सामने दो जॉब है, आपने ये उठाई तो आपका करियर पाथ अलग चला जाएगा, आपने ये उठाई आपका करियर पाथ अलग चलाएगा. पर क्या वो आपको दिखता है? नहीं दिखता है. दिखता नहीं है. सो जेंजी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, सबसे बड़ा गैप जो जेंजी और इंडस्ट्री को दिख रहा है वो ये है कि जेंजीज विल डू मोर मीनिंगफुल वर्क एंड दे आर बिल्ड टू हैव अ पोर्टफोलियो करियर. इस पे हम बात करेंगे आगे चल के थोड़ा सा. पोर्टफोलियो करियर एक नया नॉर्म है जो कंपनीज एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस हायर फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी, जेंजीज वर्क फॉर एडेप्टेबिलिटी. एंड दे, फॉर देम द जॉब is one of the portion of their portfolio career. Whereas हम चाहते हैं कि जॉब ही आपकी लाइफ बने. जेंजी बोलता है मेरी लाइफ का एक पार्ट जॉब है. राइट. सो हम कहीं ना कहीं ये जो गैप है ना, उसकी वजह से ये जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रिक्शन फील हो रहा है, वो इसकी वजह से होता है. अच्छा, और जेंजी ऐसे है ना, इधर दे आर स्ट्रेट ऑन योर फेस और दे आर कंप्लीटली क्वाइट एंड आउट. मतलब वो कंप्लेनिंग नेचर में नहीं आएंगे. सम वुड बी देयर बट नॉट लार्जली. दे विल कंप्लीटली गो इन देयर ककून एंड मूव आउट ऑफ द सिस्टम. हम उस जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा फ्यूचर वर्कफोर्स है. हमें उनके हिसाब से एडेप्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा. ऑब्वियसली दे ऑल्सो हैव टू लर्न, दे ऑल्सो हैव टू कम अप एंड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन. बट क्या हम कहीं पे बीच में आके बैलेंस कर सकते हैं? इज देयर अ बैलेंस अवेलेबल? हाँ है. वो बैलेंस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन को कि वेयर इट बैलेंसेस. सम ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग फैंटास्टिक विद यंग जनरेशन. दे आर ओनली हायरिंग यंग जनरेशन. They have built organization from adaptability point of view rather than predictability point of view. So अब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आज की डेट में. और आप यदि प्रेडिक्टेड आउटकम के बेसिस पे पॉलिसीज और सिस्टम को डिजाइन करेंगे, वो एक आई थिंक लीडिंग टू अ डिजास्टर है. पर सर मुझे क्या फील होता है पर्सनली, जो मैंने मेरे अपने साथ एक्सपीरियंस किया है, कि मैं जब 22 साल का था और जब 25 साल का हुआ, इट्स मासिव चेंज इन थॉट प्रोसेस ऑल्सो. तो मे बी अभी जो जेंजीज अभी वो एज में है इसलिए ये चीज हो रही है. मे बी जब 25, 26 और नियर टू 30 जाएंगे, they might change that thought processes and it's always evolving. Yes, exactly. There is a learning curve. More you get into that learning curve, your decisions keep changing. You keep shaping your life. But क्या वो
हमारी तरह बिहेव करेंगे हमारी लर्निंग के पैटर्न से, वो एक ऐसी चीज है जिसको प्रेडिक्ट करना Predict मुश्किल है। कुछ तरीके से सीखेंगे, कुछ अलग तरीके से सीखेंगे, बट एक चीज जरूर फैक्ट है और आगे चल के ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली दिखना शुरू हो जाएगा, वो ये है कि जेनजीज कन्फाइंड नहीं करेंगे अपने आप को, या जेनजी क्या बोले, हम करंट जनरेशन बोल देते हैं या कोई भी आने वाली जनरेशन, वो कन्फाइंड नहीं करेंगे अपने आप को एक वर्क में। ओके। सो कंपनीज को इवॉल्व होना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जेनजीज की साइड हसल हो सकती हैं, जेनजीज के एडिशनल गिग वर्किंग हो सकती है, एंड दे शुड बिल्ड दैट फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ देम। क्योंकि थोड़े समय में पूरी वर्क फोर्स रिप्लेस होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है, राइट? और हम यदि वही ओल्ड कन्वेंशनल पैटर्न में कंटिन्यू करेंगे तो हम बहुत जल्दी वर्कफोर्स से बाहर हो जाएंगे। एआई आ रहा है, रिप्लेस करेगा, बट वो सब कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता है। द ह्यूमन टच पॉइंट्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, दैट इज स्टिल अ वे टू गो। अभी उसमें टाइम है, वी स्टिल डोंट नो हाउ द फ्यूचर विल शेप अप, बट व्हाट वी सी राइट नाउ, व्हाट इज मोर प्रेडिक्टेबल और मोर डिजाइंड इन फ्यूचर, let's say for another 5-10 years, is that this workforce is coming in. True. और हम एक पूरी जनरेशन को अनएम्प्लॉयड नहीं रख सकते। Definitely. वो प्रैक्टिकली नहीं है फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो, राइट? सो कहीं ना कहीं वी हैव टू स्ट्राइक दैट बैलेंस। तो सर जैसे हम वो वर्कफोर्स आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वो अभी ग्रेजुएशन में होंगे और लाइक सो समटाइम्स पीपल फील लॉस्ट, लाइक जो करंट जनरेशन के आफ्टर ग्रेजुएशन लॉस्ट फील करती है। सो वैसा क्यों हो रहा है? कहीं एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है या क्या हुआ है पिछले कुछ साल में? द स्पीड ऑफ एक्सपेक्टेशन जो हम कहते हैं कि एक जो एक्सपेक्टेशंस सेटअप की गई है सोसाइटी एंड इंडस्ट्री के द्वारा, उसका बेस और मीनिंग सही समझ में नहीं आता बच्चों को। ओके। और दूसरा, आप भी खुद यदि सोचेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका रियली कोई रेलेवेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बोलते हैं जनरली, हम एक डिस्कशन में बच्चों को बोलते हैं कि आपको इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, आपको वो मेल को सॉफ्टर टोन में लिखना है। बच्चा बोलता है माय इंफॉर्मेशन वॉट एवर आई वॉन्ट टू पास, मुझे जो कम्युनिकेट कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये जरूर अच्छी बात है कि आप एक अच्छे तरीके से ईमेल को स्टार्ट करें और एंड करें, बट बीच का जो बॉडी कंटेंट है, जरूरी नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा ओवर पॉलिश्ड करके, ओवर ईगो मसाज्ड करके लिखे, where which Gen Z will not do it, right? They will straight come to the point. Yes. अब हम उनको इस पे ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना? हमें ये देखना है कि क्या रेलेवेंट है, उनको गाइड करें, बिकॉज देखिए उनके पास ना बहुत ऑप्शंस है, बट वो लॉस्ट है। वो लॉस्ट इसीलिए बिकॉज उनके पास बहुत ऑप्शन है। आपके पास भी शायद इतने ऑप्शंस होते ना, तो आप भी कंफ्यूज्ड हो जाते और एक डिसीजन मेकिंग चैलेंज आपके सामने भी आता है। हमें इसलिए कभी नहीं आया या कम आया बिकॉज ऑप्शंस ही कम थे, है ना? सो आइडिया इज कि वी शुड काउंसल देम, वी शुड गिव देम अ राइट पर्सपेक्टिव, टेल देम दैट दिस इज नॉट योर एंड पॉइंट, it is the beginning point. You will keep shaping, keep evolving, keep learning. Yes. है ना? आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप शेप करेंगे, आप इवॉल्व करेंगे, आप नई स्किल्स एक्वायर करेंगे। हाँ, ये जरूर हमें उन्हें बोलना चाहिए कि आप कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में रहिए। जो पहले वाला स्टाइल था, पढ़ लो, जॉब लग गई, सेट हो गए, मतलब फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ लो जैसा बोला जाता था, अब वैसा नहीं रहा माहौल। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, हमें बहुत जल्दी अडेप्ट करना पड़ेगा और हमें लर्न करना पड़ेगा। एट माई एज ऑल्सो एंड विद इन माई fraternity also, people are learning and upskilling, right? So at a junior level or at a early starter level, I would rather put it, you have to have a bent of mind which is upskilling. आप अपने आप को skilled करते रहिए, आप अपने आप को upskill करते रहिए. Don't stop your learning process. That is one my very strong point to all the young generation, that आप रुकिए मत, आपके पास sources available हैं. So just exploit it and make the best of it. तो सर अभी अगर हम जॉब साइड की अगर बात करें तो क्या अभी ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे भी लग रहा है कि है, बट आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स वन थिंग, बट आई वुड स्टिल आस्क, क्या सेफ जॉब स्टिल एग्जिस्ट करती है? No, there is nothing called as safe job. Okay. इनफैक्ट ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है जो सोसाइटी में बिल्ड कर दिया गया है कि सेफ जॉब ले लीजिए, आपका
गूगल में हो गया, माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, पेप्सी में हो गया। द थिंग इज कि आपकी बेस्ट कंपनीज में हो गया तो आप सेफ है या आपकी जॉब सेफ हो गई, नहीं, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। yes 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 देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ सेफ जॉब, और खास करके इन द वर्ल्ड ऑफ ले-ऑफ्स देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ सेफ Exactly, जॉब। कितने layoffs चल रहे हैं Right? अभी। आई थिंक वी शुड हैव अ रियलिटी चेक। आपका करियर और स्किल सेफ हो सकता है फॉर अ टाइम बिंग, जॉब सेफ जॉब नाम की कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं होती है। आप यदि जॉब में हैं, आप अपने आप को कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं और आप बेटर अप कर रहे हैं, तो आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। yes यू आर वांटेड एवरीवेयर। पर आप यदि कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उस जॉब को लेके सेफ जॉब समझ के बैठे हैं, तो आप किसी ना किसी दिन यू विल डाई। इट्स अ नेचुरल डेथ, natural death। नेचुरल करियर डेथ जिसे हम बोलते हैं, वो सेट इन हो जाता है। So सर बेसिकली पैशन फॉलो करना ओवररेटेड है कि नहीं? इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिकॉज पैशन फॉलो करना, देखिए हम सिर्फ पैशन फॉलो कर रहे हैं और उसमें हमने कोई महारत हासिल नहीं की है। Exactly, my point was this only. ओके, सो सी इट्स लाइक अवॉइडेंस, नेग्लिजेंस, Okay. प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे हम बोलते हैं, कि कई बच्चे ऐसा करते हैं, मेरा पैशन ना गिटार बजाना है, वेरी गुड, फैंटास्टिक, माय पैशन इज म्यूजिक, फैंटास्टिक, अब क्या एक दो सॉन्ग बजा लेते हैं, नाउ दैट्स नॉट अ पैशन, that's a time pass. True. Right? So if it's a passion, give your 100% to it. Exactly. If you build a career out of it, fantastic. उसको और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं? So passion है तो मैं मेलोडी और परकशन दोनों में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। मैं सिंगिंग, म्यूजिक और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या मैं कोई फॉर्मल एजुकेशन ले सकता हूँ, ले सकती हूँ? आई थिंक दिस आर द टफ क्वेश्चंस दैट वन हैज टू आस्क एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। देखिए, दो चीजें होती हैं, या तो आप पैशन है आपको एक पर्टिकुलर फील्ड का जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको नेचुरल इंक्लिनेशंस हैं और आप उसमें स्ट्रेंथ बिल्ड करके आप उसको परस्यू कर रहे हैं। दूसरा होता है कि आप परस्यू करते हैं और वो आपका पैशन बन जाता है। True. You know, Yes. the metaphor is love marriage and arranged marriage. So, कहीं ना कहीं बिना पैशन के तो कुछ नहीं होना है, Exactly. राइट? जो आप कर रहे हैं, जो दूसरे बहुत सारे लोग करते हैं, या तो हम एक काम कर रहे हैं और हमारा पैशन फॉलो कर रहे हैं, पर पैशन तो प्रेजेंस हर जगह होगा आपकी लाइफ में, नहीं है तो आई थिंक यू विल हैव अ वेरी सोलो एंड कहते हैं ना, एकदम बोरिंग लाइफ लगेगी आपको। Actually सर, to be honest, मेरा कैसा था कि मुझे पता नहीं था मेरा पैशन क्या है। I start working और And अभी then you realize. ये मेरा Yes, पैशन है। yes, absolutely. वही वैसे मैंने की लव मैरिज है, बट इसमें काम के बाबत में, काम के मैटर में मैं अरेंज मैरिज में हूँ। So I opted and I So as I told you myself, you know, Yeah. I always wanted to be an FMCG person. You know, Exactly. I always aspired. I did my internships in FMCG with Narrowleg Paints, Maralo Overseas, you know, Yes. and I always wanted to be an FMCG person. Matlab, I was so fascinated about the world of FMCG. I always wanted to be. I was very passionate. But I did everything that requires to be there, and I actually was there. But after being there, I realized कि okay, ये मेरी शायद liking थी, ये मेरा infatuation था, but I'm not really passionate about it. मतलब I can't do the same thing every day. मुझे kick चाहिए, मुझे वो vibe नहीं आ रहे थे types. And then I went into hospitality. There I found my passion because every day was a new day. There are challenges that were coming every day, and that's how the hospitality is. Yes. Even in education, people say it's a slow system, slow process. Yes, education evolves slowly. When you are with career services, with student, the challenges are daily. True. You every day have some new student coming and telling कि मेरे को ये challenge है life में, and then you start thinking, oh, okay, you can see things from this lens also, Yes, right? Yes. So my passion probably is doing new things every day, and I found in some careers which helps me do this every day, right? Connecting with people, do new things. So या तो आप थोड़े समय में पता कर ही लोगे, आ ही जाता है, that's natural, you know. You get to learn Yes, your true, challenges in true, some true, time. true, Yes. true. तो सर, आप 9 to 5 की एग्जैक्ट रियलिटी बता सकते हैं? क्या होती है 9 to 5 की रियलिटी? ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं होता है 9 to 5? लाइक जो लोग बात करते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना 9 to 5 का, मेरे हिसाब से जब आप कोई जॉब पैशनेटली करते हो ना, या कुछ भी काम आप लाइफ में लेते हो हाथ में, उसको एक टाइम में नहीं बांध सकते। अब मैं कोई काम को टाइम में बांध दूं तो क्या मेरे को उसके बाद कुछ मिल रहा है तो मैं नहीं करूंगा? इट्स लाइक पुटिंग समथिंग इन अ बॉक्स एंड नॉट लेटिंग इट एक्सप्लोर। ठीक है, एक टाइम बाइंड किया गया है जस्ट टू एंश्योर देयर इज नो एक्सप्लॉइटेशन,
ये एक ओल्ड स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज अ लेबर स्ट्रक्चर, जिसमें बिकॉज वो बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क होता था, बॉडी द स्ट्रेंथ गोज आउट, आप लेबरस जॉब कर रहे हो, ज्यादातर फैक्ट्रीज में काम किए जाते थे, बहुत ही ज्यादा ह्यूमन इंटेंसिव लेबरस वर्क होता था। तो उस समय में टाइम बाइंड करना बहुत जरूरी था बिकॉज जॉब्स कम थी, लोग ज्यादा थे, एक्सप्लॉयटेशन सेट इन हो सकता था या होता था, और बॉडी आपकी जवाब देना शुरू कर देगी। यदि आप उसको ओवरडू करोगे तो आप अपनी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहे हो, आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हो। सो ओवरऑल इकोसिस्टम ऑफ द सोसाइटी, द फ्रेमवर्क, द फैब्रिक गेट्स डिस्टर्ब। इसलिए उसको एक टाइम में बाइंड करना बहुत जरूरी था। बट क्या आपको कुछ चीज बहुत पसंद है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको म्यूजिक पसंद है या आपको प्लेइंग अ गिटार और प्लेइंग अ ड्रम बहुत पसंद है, राइट? और कोई बोले कि आपको 1 घंटा ड्रम प्ले करना है पर आपको मजा आ रहा है, तो क्या आप 2 घंटा 3 घंटा जैमिंग नहीं करोगे? करोगे ना, करेंगे डेफिनेटली। राइट? कहाँ टाइम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं हम, 1 मैच खेलने जाते हैं, 2 खेल के आ जाते हैं। यस। सो जब वहां टाइम बाउंड नहीं है तो वर्क में क्यों? बिकॉज हम वर्क को अलग देखते हैं। हमारा चॉइस कुछ है और हम कर कुछ और रहे हैं। क्यों ना हम that create that love with passion and love with our work. Do the thing that you like. फिर आपको वो टाइम वाला फ्रेमवर्क दिखेगा नहीं। मैं तो कहता हूँ 9 to 5 क्यों करना है, 9 to 12 ही करिए। If you are so good enough in your work, you are smart, you are fast, you are agile, आप उसको 2-3 घंटे में खत्म कर दीजिए, फिर आपका टाइम है, enjoy, relax. Enjoy the time. Yes, true. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को बताना है कि मैं, वो एक थोड़ा सा ना डिसिप्लिन को लाने का तरीका है। मेरा ये मानना है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस वो टाइम बाउंड रखती है क्योंकि वो उससे एक थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन आता है, एक वर्क फोर्स में डिसिप्लिन आता है, क्योंकि हर कोई ही ना समझ रखे जरूरी नहीं है, वो एक्सप्लॉइट, एम्प्लॉयज भी एक्सप्लॉइट करते हैं ना। यस यस एग्जैक्टली, है ना? तो इसीलिए शायद ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, बट I don't really believe in this framework. मैं होटल्स में था तो कई बार हम सुबह 6 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, रात के 12-1 बजे तक रुक ही नहीं रहे हैं बिकॉज काम इतना है, there is so many of things to do. कई बार हम 24 घंटे 48 घंटे तक कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। अब उसको हम फ्रेमवर्क में डाल देंगे तो कैसे चलेगा? गैस तो फ्रेमवर्क में आने नहीं वाला। स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क में नहीं आने वाली। अभी स्टूडेंट को काउंसलिंग की जरूरत शाम को पड़ रही है, मैं उसको बोलूं नहीं कल सुबह तक अपने थॉट्स को होल्ड रख, नॉट पॉसिबल। इफ दे वांट मी टू टॉक, मे बी आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट दैट, बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन मोबाइल फोन और इंटरनेट, you know, emails. So I generally don't believe in that box structure of framework of 9 to 6 or 9 to 5. But yeah, ठीक है, वो थोड़ा डिसिप्लिन के लिए जरूरी भी है, तो it's good to have at some place. तो सर करियर का कोई फिक्स रोड मैप होता होगा? No. कोई फिक्स रोड मैप? You have to keep evolving. You have to keep moving. Keep upskilling. आप आगे बढ़ते जाइए। देखिए, जॉब ना आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जरूर आप दिमाग में रखिए। पहले 5 साल या फर्स्ट ईयर, किसी के लिए 3 साल होता है, किसी के लिए 5 साल होता है। आई एम जस्ट टेकिंग अ जनरल हाइपोथेसिस या जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट की आप पहले 5 साल ये मान के चलिए कि आपका स्टार्ट पॉइंट है। वो एक आपको उसके लिए तैयार करना है, एक माइलस्टोन आपका मान लीजिए। उसके बाद आपको अपने रास्ते खुद दिखने लग जाएंगे। वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एंड पॉइंट नहीं है। गलती ये हम सोसाइटी में उसको एंड पॉइंट बताते हैं कि अब तेरी जॉब लगी, अब तो सब सेट है, सब सेट है, और वहाँ पे वो जाता है और पता लगता है वो बाप रे चीजें बहुत अलग है, चीजें बहुत होती हैं। किसी के लिए सही बैठती है, किसी के लिए सही नहीं बैठती, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, लोगों ने अलग चीजें बताई हैं, आपके रेफरेंस पॉइंट्स शायद गलत थे। यू नो, दैट्स वेयर वी as a career services in universities which is now being looked differently. Training and placement office को ना देखते हुए हम career services build करते हैं, which is a long term engagement, जहाँ हम बच्चों से जल्दी engage होते हैं। We start early with the students और उनको हम शुरू से बताना शुरू करते हैं, right from their young days in the campus, कि this is how it will shape up, this is what you need to do, this is how you have to pursue. आपके लिए कहाँ का डिसीजन चैलेंजेस आएंगे, कहाँ आपको you have to decide whether you want to go for a money part of it or you want to go for a learning longevity, क्या देखना चाहिए आपको एज अ करियर। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअली डिफर करते हैं, हर स्टूडेंट्स के लिए अपने अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो इंडिविजुअली जब आप उनसे डील करते हैं, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। वो जब टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देना शुरू करते हैं, रिजल्ट्स बहुत फैंटास्टिक होते हैं। सो लाइक जैसे मैं अनंत की बात करें, अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में एक डिजाइन यूनिवर्सिटी, बच्चे बहुत अलग थॉट प्रोसेस के साथ होते हैं, राइट? बहुत इवॉल्व होते हैं लाइफ में।
सो उनके साथ फर्स्ट ईयर से काम करना बहुत जरूरी है, True. एक शेप देना बहुत जरूरी है, राइट? और उनके पाथवेज अलग हो सकते हैं। सो हम तो 3 पाथवे पे काम करते हैं। प्लेसमेंट तो एक वन ऑफ द आउटकम है, Okay. बट हम इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, हायर एजुकेशन, पोर्टफोलियो करियर्स, हम ये पाथवेज पे उनके साथ सेकंड ईयर से काम करना शुरू कर देते हैं, Nice. है ना? हम उनको शेप करना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि ओके मेरी ये चॉइस भी है और ये चॉइस, तो हम उनको 2-3 प्रेफरेंसेस देते हैं फॉर सेकंड ईयर में, क्योंकि आप पहले 3 आइडेंटिफाई करो, हमसे डिस्कस करो, फिर हम उसमें से धीरे धीरे 2 पे आते हैं कि अच्छा अब नाउ वी हैव स्टार्टेड शेपिंग अप, और हम उनको 2 प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप दोनों एक्सप्लोर करो एंड देन यू डिसाइड फाइनली आपको कहाँ जाना है। सो ये पूरी जर्नी हम मैप करते हैं उनके साथ। Nice. That's great. I like. सो उसके आउटकम्स भी आपको बहुत अच्छे दिखते हैं। Hmm. बच्चों को भी समझ में आता है कि अच्छा हमें ये गलती हमसे हो रही है, हमें ये चीज सही करनी है। इस पूरे एक्सरसाइज में पूरा इंस्टीट्यूशन एक इकोसिस्टम बन के साथ में आता है। सो फैकल्टीज, करियर सर्विसेज, इंक्यूबेशन सेंटर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्टूडेंट काउंसिल, सब मिलके काम करते हैं। सो एक बहुत ही रोबोस्ट सिस्टम डेवलप किया जाता है। आई बिलीव हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप एक करियर बिल्ड कर रहे हैं, आप एक एजुकेशन सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग एक पार्ट है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बच्चे के करियर से रिलेटेड, और प्लस आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि आपके यदि आउटकम्स अच्छे होंगे तो आपका इंस्टीट्यूशन भी बिल्ड होगा ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Definitely. तो सर ये करियर सर्विस जो डिपार्टमेंट लाइक रिसेंटली ईयर्स में ही आया लग रहा है, क्योंकि व्हेन आई पास आउट इन 2020, मैंने आईटी कंप्लीट 2020 में किया। आई वाज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन एकेडमिक्स, एंड डू वी हैव वी डोंट हैव, वी आर बेसिकली मी एंड ओम आर फ्रॉम सेम कॉलेज, हाँ। सो वी वर नॉट अवेयर अबाउट एवरीथिंग। सो देखिए चीजें बदलती हैं, समय के साथ बहुत सी नई चीजें आती हैं। एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आप देखेंगे तो करियर सर्विसेज एग्जिस्ट करता है, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन एग्जिस्ट करता है, जो अब हम हायर एजुकेशन में या विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम देख रहे हैं ये चीजें कि गवर्नमेंट भी अब इसको प्रमोट कर रही है। न्यू एज यूनिवर्सिटीज, ग्रोन यूनिवर्सिटीज, young universities are reimagining the entire systems, Okay. क्योंकि वो adapt कर रही हैं, and they are the early adapters, right? So they are adapting fast, they are early adapters, they are understanding the need of the society and students for another 50 years or 60 years. तो वो एक विजन के साथ चल रहे हैं। कहीं पे conventional traditional methods सेट हैं। देखिए अगेन कोई भी पुरानी चीज को ब्रेक करके चेंज लाना ना सबसे डिफिकल्ट होता है। ट्रू। And I think probably Anand National University and similar universities in the country are doing that. We are breaking that barriers. We are bringing some interesting जैसे बोलते हैं courses to the mainstream, bringing some path breaking organizational structure to the mainstream into the education system. Industry से लोग आ रहे हैं और उसको एक path breaking बना रहे हैं, तो आई एम श्योर इन फ्यू years this would be adapted across. So 3-4 years हुए होंगे ये सर्विसेज, लाइक करियर सर्विसेज आए हुए? It has been there. It has been there with some leading universities for quite some time now. Okay. Close to 9-10 years. Oh wow. But not every university had adapted it. Yes. At least new universities now are adapting it and are doing really good work in that space. Nice. तो सर आपने जो प्रोसेस अभी बताई कि हम सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, आई एम नॉट बीइंग ट्राइंग टू बी नेगेटिव, बट क्या वो सब करने के बाद भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर बिल्ड, कोई एवरीबडी कर लाइक सब कर पाते हैं वो करियर बिल्ड, या नहीं? सो व्हाट वुड बी द रीजन? देखो क्या होता है, ये बहुत इंडिविजुअल ड्रिवन है ना कहीं हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी मैटर करती है, हमारा कमिटमेंट लेवल भी मैटर करता है। सो मैं आपको रास्ते दिखा सकता हूँ, मैं आपको उस पर चलने का तरीका बता सकता हूँ, मैं आपको एक डेस्टिनेशन विजन दे सकता हूँ, बट मैं आपको चला नहीं सकता। यस, राइट, दैट हैज टू कम वेन विद इन। बट हाँ, हमने ये जरूर देखा है कि बाय डूइंग दिस अपर स्ट्रेटा है ना, वो स्ट्रांगली बिल्ड हो रहा है। ओके। सो
हम ये कहते हैं करियर सर्विसेज में देयर आर 3 लेयर्स, एक है टॉप लेयर, एक है मिड लेयर और एक है बॉटम लेयर, है ना। दिस आर डिफाइंड बाय 2 थिंग्स। क्या डिसाइड करता है कि ये टॉप लेयर है, क्या डिसाइड करता है ये मिड लेयर है और क्या डिसाइड करता है ये बॉटम लेयर है। जेन्युइन क्वेश्चन है, Genuine. स्टैंडर्ड आंसर आएगा मार्क्स। यही होता है कि ये Yes. टॉप स्लॉट बच्चा है, ये मिड लेवल का बच्चा है, ये बैक बेंचर्स है। Yes, yes. और हमारे पास हजारों एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल्स है कि बैक बेंचर्स ने वो टॉप स्ट्रेटा को ब्रेक करके कहीं निकल गए। Yes. बट वी डोंट डिफाइन लाइक, हम डिफाइन करते हैं एक दूसरे पैरामीटर से जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड डिसिप्लिन। Nice. सो एक्सीलेंस इज वन पार्ट ऑफ इट। यू कैन बी फैंटास्टिकली डूइंग इन योर एजुकेशन, आप अपने कोर्सेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप एकदम एनलाइटेंड सोल हैं, ठीक है, बट आप डिसिप्लिन नहीं है। सो इट्स अ वेरी अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड डिसिप्लिन दैट डिसाइड्स कि कौन से स्ट्रेटा में बच्चा बैठे। ग्रीड की यदि हम बात करें तो कौन से ग्रीड में बच्चा बैठता है, हमने ये रियलाइज किया है, एंड आई हैव पर्सनली वर्कड ऑन दिस philosophy and theory and I have seen the results coming out of it कि combination of this decides कि आप कौन से एरिया में फिट होंगे। So somebody who is extremely good is in excellence, बढ़िया स्किलिंग है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, काम में बहुत अच्छे हैं और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है। They are bang on time, they know what to do, how to do, they do everything in a very systematic manner. ये सबसे enlightened soul है and definitely they make big in their life. इनको सिर्फ एक ही चीज पे कंट्रोल करना होता है, वो ये होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, बिहेवियरल फैक्टर होता है, वो ये है कि ये ग्राउंडेड रहें थोड़े से, राइट, और ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाए। True. क्योंकि इनका फिर फॉल बहुत फास्ट हो जाता है और फिर वो जब इन लोगों का फॉल होता है तो वो रियली वापस से ग्रो नहीं कर पाते हैं या बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए ग्रो करना, क्योंकि वो सेटबैक में चले जाते हैं। फिर एक होते हैं जिनकी एक्सीलेंस वेरी हाई है, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। मैं जनरली उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि दे शुड गिव सम टाइम टू देमसेल्व्स, Okay. bring that discipline window in their life. For that, if required, spend a year more in the education system Okay. or in some internship or some work which will give you more discipline. Otherwise, उनकी excellence waste हो जाएगी। Waste हो जाएगी। एक है जो little lower on excellence है but very high on discipline है, हर चीज meticulously करते हैं, बिल्कुल टाइम से काम करते हैं, शायद थोड़ा एक्सीलेंस कम है पर बहुत अच्छे से they finish everything, very disciplined, come on time, go on time, very good in their and continuously maintained है उनकी cycle. These are amazing people to be in the workforce. Okay. क्योंकि स्किल्स ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर की जा सकती हैं। डिसिप्लिन इज समथिंग व्हिच इज बिल्ट इन एंड इट्स एन एटीट्यूडनल एस्पेक्ट, उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो बहुत कुछ चेंज करना है ना। सो they do very good in job and we say that you should pick up a job. We try and push them on the upper strata so that they get that exposure also and we push them to continuously upskill. शार्पन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है पर हो जाता है। और एक फाइनल क्वाड्रेंट है जिसे हम बोलते हैं लो ऑन एक्सीलेंस एंड लो ऑन डिसिप्लिन। आई थिंक वहां हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने का, बट क्योंकि दोनों पैरामीटर पे कॉम्प्रोमाइज्ड है, इट इज वी कैन जस्ट ब्रिंग देम टू सम फेस ऑफ द मार्केट but it is very difficult to kind of bring lot of changes in them in a span of 2 to 3 years. However, we keep doing the efforts और results आए भी हैं पास्ट में। So yeah, ये एक एफर्ट होता है, बट आइडिया पूरा इन सब चीजों का करने का ये है कि टॉप स्लॉट 10-20% हर साल रहा है, हर जनरेशन में रहा है। एक जनरेशन थी जिसमें बॉटम बहुत स्ट्रांग था, which was called a fat belly system, जहाँ पे बॉटम मिड रेंज बहुत स्ट्रांग था, बॉटम कम था। आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जेनजी को इस तरह से इग्नोर ना करें कि हम पूरी एक सिस्टम या पूरी एक जनरेशन को खत्म कर दें। अब हो ये रहा है कि ये जो मिड फैट वैली थी ना, ये लीन होती जा रही है और ये जो है वो नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। ओके। सो जो पहले 20% ऊपर था, 20% नीचे था और बीच में 60% था, अब 20 और 60 हो रहा है। ओ बाप रे। And that is the reason why you see that there are lot of jobs, but there are lot of people unemployed. Yes, yes, yes. ये एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन से इकोनॉमी और कंट्री और हम लोग जूझ रहे हैं अभी। वो ये है कि जॉब्स नहीं है, ऐसा नहीं है, देयर आर मेनी जॉब्स, बट क्या वो जॉब के लिए लोग हैं? नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को एक ककून में डाल चुके हैं। सो दैट्स वेयर वी कम एज अ गाइड और एज अ करियर सर्विसेज ऑफिस कि हम उनको मोटिवेट करें और बोले कि हम कोशिश करें कि ये नीचे की तरफ ना जाएं, ये ऊपर की तरफ जाएं, या एटलीस्ट जहां है वहां रहे।
तो सर मुझे आज ऐसा लाइक एक क्वेश्चन आया है कि एवरेज पर्सन है कोई, उसको अगर टॉप में आना है तो मेजर क्या चेंजेस उसको करने हैं? लाइक ही इज ऑन लाइक स्किल्स स्केल में भी आउट ऑफ 10 5 है, डिसिप्लिन में भी 5 है, सो ही इज प्रीटी एवरेज, सो उसको क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट ये सवाल कोई नहीं पूछता, हर कोई ना फोकस करता है टॉप स्लॉट्स में। यस, यार इनको बेस्ट जॉब दिला दो और थिंग्स आर सेट, क्योंकि आउटकम बेस्ड हो गया है हर चीज। डेफिनेटली यस। आई थिंक ये एक एरिया है जहाँ पे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा काम करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही क्लोज क्वेश्चन है, मेरे लिए एक बहुत दिल से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि ये एक एरिया है जहाँ मैंने काम किया है और यही एक एरिया है जहाँ पे मैं इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ। ये जो बच्चे हैं ना, सबसे पहला काम जो करना है वो इन बच्चों को नहीं करना है, इनके आसपास के लोगों को करना है। ओके, नया व्यू मिला है बिल्कुल अभी। जी। गलती हम ये कर जाते हैं कि हम इन बच्चों को टोकते रहते हैं और वो फिर और ज्यादा नीचे की तरफ खिस जाते हैं। ओके, कोशिश ये करनी है कि हम इसके आसपास के एनवायरनमेंट को समझ के पहले उस पे इम्पैक्ट लाएं। थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है बट किया जा सकता है। सबसे पहले देखना है फ्रेंड सर्कल्स जो हैं उनके या पीयर्स जो हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कुछ पीयर्स को छोड़ के ना इन्होंने ऐसे पीयर्स के आसपास चले गए होंगे जहाँ पे उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता होगा, बिलोंगिंगनेस फील होती होगी फॉर अ टाइम बिंग। वो भी टेम्पररी है बिकॉज वो दे डोंट बिलोंग देयर। कांस्टेंट फैकल्टी और काउंसलिंग टीम्स को इनके साथ डील करना पड़ेगा, इनको पैप अप करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि ये कर सकते हैं, इनमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि नहीं आप जंग नहीं आ रहे, अभी तो शुरुआत है। सो सबसे पहला चीज जो करना है वो है इनके साथ एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट बिल्ड करना पड़ेगा। ओके, दूसरा, आपको इनमें डिसिप्लिन धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा, इनके साथ रह के, ना कि इनके अगेंस्ट जाके। सो आप इनको गुस्सा करके आप डिसिप्लिन नहीं कर पाओगे, इनको बताना पड़ेगा कि आउटकम इसका फायदा क्या है और उसके बेसिस पे इनका डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप जितना इनसे कन्वर्सेशन करेंगे, आप जितना इनके साथ रह के काम करेंगे, ये इतने ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। इट्स लाइक व्हेन यू स्टार्ट स्टरिंग, यू नो द क्रीम कम्स टू द टॉप, राइट? सो इनको हमें ऊपर लाना है। स्किल्स वगैरह तो बहुत बात की बात है, वो तो हम, मेरा ये मानना है कि किसी भी बच्चे में यदि ये कैलिबर क्वालिटीज आ गई, वो डिसिप्लिन्ड हो गया, उसकी क्लैरिटी हो गई लाइफ में, तो स्किल्स तो अक्वायर कर ही ले। अक्वायरिंग स्किल इज नॉट अ बिग जॉब, पर हमारा फोकस क्या हो रहा है, हम स्किल को धक्का मार रहे हैं। यस, मतलब फाउंडेशन नहीं है और हम उस पर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो फाउंडेशन टूट जाएगा। पहले आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर हमें स्किल बिल्ड करना पड़ेगा। Skill building is an easy exercise. Foundation building is a very tough exercise, and that comes with building their overall thought process, building their capabilities in terms of building their discipline. कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं अपना टाइम इस पे इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी. And once you do that, I think we have arrived, because then skills to will easily get built up. Definitely, yes. You know, so the most important point is that get them think positively, very important. Get them out of that group or that isolation, bring them to the mainstream, and give them that confidence that if they do things right, they'll be in the right place. तो सर मुझे क्या लगता है इसमें समटाइम्स कंपैरिजन भी बहुत मैटर कर जाता है, तो कंपैरिजन को कैसे हैंडल करना? आज की सोसाइटी में तो मुश्किल है, राइट? आप सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि आप उनके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहें. देखिए, आइसोलेशन एक बहुत बुरी चीज है और जो शायद विथ चेंज इन सोसाइटी, चेंज इन वर्ल्ड डायनामिक्स, ये बढ़ती जा रही है. इसको आप रोक नहीं पाएंगे, है ना? सो आइडिया ये है कि क्या हम राइट टाइम पे बच्चे को काउंसिल करके राइट गाइडेंस दे पा रहे हैं, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. बट अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि अब ये देखिए कि सोशल मीडिया के जमाने में वेयर एवरीथिंग इज ओपन बुक, है ना? कंपैरिजन इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ दैट. आप कहाँ तक रुकोगे, खुद के तक रुकोगे. आप प्रोफेशनल हो तो आपको लिंक्डइन पे जाना ही जाना है, राइट? आप फ्रीलांसर हो तो वो इंस्टाग्राम पे जाना ही जाना है, पोर्टफोलियो दिखाना है अपना, वर्क दिखाना है. आप कब तक उससे दूर रहेंगे? आइडिया इज how much importance do we give to this comparison? See, very evolved people in life, big celebrities are not away from it. They get affected and impacted by the comparisons or the feedbacks coming on the social media.
तो ये तो बच्चे हैं, अभी तक देर जस्ट स्टार्टिंग. Yes. So, yes. आई थिंक ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्हें खुद सीखना पड़ेगा, और इसको पेरेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड सर्कल्स को, सबको समझना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को, फैकल्टीज को, लोगों को समझना पड़ेगा कि इसको कैसे, इनको इससे हेल्प की जाए. बस हम हेल्प दे सकते हैं, हम इसको खत्म नहीं कर सकते. और सर मेरा पर्सनल सजेशन भी ऐसा रहेगा, लाइक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, कंपैरिजन अगर लोग कर रहे हैं दैट्स फाइन, बट समटाइम्स हम खुद भी कंपैरिजन किसी के साथ करते हैं, तो आई थिंक होगा. वो अगर जब हम कर रहे हैं तो कभी हम आगे नहीं आ पाएंगे. लेट पीपल कंपेयर करें हमें लोगों के साथ, इट्स फाइन, बट जब अगर हम खुद, आज मैं ही खुद आपसे कंपेयर करने बैठा, तो आई वुड बी ऑलवेज ऑन लोअर एंड. मेरा थोड़ा सा एक अलग इस पे थॉट प्रोसेस है. कंपैरिजन भी फ्रूटफुल है, कितना कंपैरिजन वो जरूरी है. ओके, उसके अंदर भी लेयर. यस, है ना? ट्रू. देखिए, नमक ब्लड प्रेशर देता है, पर ज्यादा क्वांटिटी में. यस, पर यदि खाने में ना हो तो स्वाद भी नहीं आता. यस, ओके. राइट? सो कंपैरिजन इज अ फ्लेवर ऑफ सक्सेस. Yes. To yes, certain yes, extent. To certain extent. If you do not have anybody to compare with, you yourself have taken a decision happy. कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ या मैं बहुत कुछ हूँ. बहुत कुछ हूँ. Yes, yes. Now both the stages are dangerous stage. Dangerous stage is true. I Right? also got a new perspective, So, to be honest. Comparison in limit helps you keep motivated. आपको एक continuous motivation मिलता है कि नहीं यार, मुझे तो कुछ करना है. यहाँ ये मेरी आइडल हैं, ये मेरे मेंटर हैं, या ये मेरे पॉइंट है जहाँ पे मुझे पहुंचना है. दिस इज माय आइडल टू aspire for. Now if we do not have that in our life, what are we racing against, or what are we building against, or building for, है ना? So आप दुनिया में देख लीजिए, कोई भी अच्छी चीज जो बनी है या जो भी मार्वल हुए हैं, वो इसीलिए हुए क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक कंपैरिजन था. Yes, 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 yes. हमने 100 मीटर की बिल्डिंग बनाई है, तो कंपैरिजन है कि 100 मीटर की बनी है तो अब 110 मीटर बनानी है ना. Yes, 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 yes. यदि हम 100 मीटर पे ही रुक गए होते तो कभी हमें बुर्ज खलीफा नहीं मिलता. कंपैरिजन तो आई थिंक होना चाहिए, वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एंड अ फ्लेवर ऑफ सक्सेस. Okay, nice. बट हाउ मच, दैट इज यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट. Yes. क्योंकि ओवर कंपैरिजन कैन ब्रेक यू, Yeah, अंडर कंपैरिजन कैन टेक यू इन द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. definitely true. सो वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस जरूरी है. बहुत अच्छे लोग हैं जिनको बिल्कुल हम आइडल कर सकते हैं, और उनको देख के हम हमारा लाइफ का जर्नी बना सकते हैं. इनफैक्ट मैं तो बहुत से बच्चों को जो मेरे पास आते हैं कि सर मुझे ये बनना है, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता, Clarity. क्योंकि मैं उस फील्ड में नहीं हूं या मैं उस डायरेक्शन में नहीं हूं. तो क्या तरीका हो सकता है जिससे हम पता करें कि हम वैसे कैसे बन सकते हैं. मैं हर बच्चे को ये एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बेटा सबसे इजी वे ना सोशल मीडिया के जमाने में ये है, लिंक्डइन पे जाइए, उस बंदे का प्रोफाइल खोलिए और उसकी जर्नी देख लीजिए कि वो वहां कैसे पहुंचे. टू एन एक्सटेंट दैट्स अ फोटोकॉपी फॉर यू, एंड आइडिया टू स्टार्ट एंड आइडिया टू फॉलो. फिर ऑन द वे आप थोड़ा सा उसको सेट करेंगे, पिवट करेंगे, वो होता रहेगा. बट वो कहते हैं ना, कई बार हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हमें जर्नी कैसे दिखेगी. तो आज तो सोशल मीडिया के जमाने में सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि सब कुछ खुली किताब. आप जाइए, देखिए कि उन्होंने क्या कोर्सेज किए, उन्होंने क्या ट्रैक यूज किया, और कैसे वो इस कंपनी में पहुंचे. ऑन टॉप ऑफ इट फिर भी नहीं समझ में आता, उनसे कनेक्ट करिए और उनसे पूछिए. हर कोई सपोर्ट करने को तैयार है. Yes. कुछ ही होंगे जो नहीं करेंगे, बाकी तो सब करते ही. अब ये कंपेयर ही नहीं करेंगे तो हम ढूंढेंगे नहीं, True. और हम ढूंढेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा आगे कैसे बढ़ना है. Yes. सो आई थिंक हाँ, in a subtle format, comparison is must. तो सर अभी जिनकी अभी हम बात कर रहे थे क्लैरिटी की, इनको क्लैरिटी नहीं होती है, तो लेट्स मेक इट क्रिस्प के क्लैरिटी जिनको नहीं है, तो 3 स्टेप्स उनको फॉलो करने चाहिए अगर उनको क्लैरिटी से निकलना है, कि उनको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, तो 3 स्टेप्स क्या रहेंगे? किस चीज की क्लैरिटी? करियर करियर की. yes. सबसे पहला शुरू होता है कि हमें करियर से पहले हमारी क्या क्लैरिटी है लाइफ में, हमें करना क्या है. ओके. You know, sometimes we do not aspire for a lot. That's also one clarity. Yes. कि यार मुझे ठीक है, मैंने पढ़ लिया, I come from an entitled background, मुझे अब इसके आगे कुछ नहीं करना है. So you have examples lot of examples wherein parents were businessmen,
they build up empires. The child does not want to carry that. They are somewhere in some corner of the world, either in Switzerland, US, Dubai, doing a job. Lot of such examples that I am aware of Yes. within my own friend circle, right? So वो एक बहुत बड़ी clarity है कि मुझे ये नहीं करना है ना? So वो पहली life की clarity होगी. Career तो उसके बाद build होना शुरू हुआ. Yes. Career clarity के लिए my first beat to a student is that आपको अपनी strength identify करना बहुत जरूरी है. Identify your strength. Identify your strength. What is it that you love to do? Strength एक ये होती है कि मैं कुछ चीजें बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बट क्या मुझे वो करना पसंद है? So it should be a combination of what you like and how strong you are there in that field, and can you build on it? What is it that satisfies you? Okay. Right? क्या करके आपको लगता है कि आज मुझे आप अपना रूटीन देखें, ऑब्जर्व करिए महीने 2 महीने कि क्या करके आपको मजा आ रहा है. सी आज की तारीख में ना करियर सबसे इजी चीज हो गई है. Okay. क्योंकि अब वो लिमिटेड नहीं रहे. आप किसी भी चीज में करियर बना सकते हैं. क्या कभी हमने सोचा था कि पॉडकास्ट कुड बी अ करियर? क्या कभी हमने भाई हमारे जमाने में हम कहते थे ना कि वो गांव के कोने में बैठ के लोग घंटों बातें करते थे. दैट वाज एन ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट रहता जिसे बोले, और फिर वो पॉडकास्ट हो जाता था गांव के अंदर या शहर के अंदर या सोसाइटी के अंदर कि आज ये बातें हुई हैं, ये आउटकम्स हैं, राइट? अ वेरी क्लासिक एग्जांपल इज ऑफ जेठाजी एंड गैंग इन गोकुलधाम सोसाइटी. सोडा शॉप. सो बट ये करियर बन गया. सो आज के टाइम में और आने वाले फ्यूचर में you will have multiple careers available to, and hence it is very important to see what satisfies you. True. आपकी एक strength क्या है, क्या चीज करने से आपको मजा आ रहा है, ठीक है? और फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बार बार हर किसी चीज को यही बोलता हूं, डिसिप्लिन. आप यदि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है और उसे कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट फॉलोइंग अ डिसिप्लिन पाथ कंटिन्यूसली, आई थिंक आप कितनी भी कुछ भी कर लोगे ना, शायद वो लक आपको एक लेवल तक ले जाएगा, पर वो सस्टेनेबल नहीं है. लाइफ में चीज जो सस्टेनेबल है, चाहे फिर वो आपकी हेल्थ है, चाहे आपकी वेल्थ है, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपका करियर है, जो भी आप उठा लीजिए, हर किसी में एक ही चीज बोली जाती है, डिसिप्लिन्ड एफर्ट. कुछ चीजें जो आपको बार बार सेम फॉर्मेट में करनी पड़ेगी रिजल्ट लाने के लिए. आप एक दिन जिम जाएंगे तो आप अपनी हेल्थ नहीं मेंटेन कर सकते. आपको रोज जाना है, रोज सेम टाइम पे जाना है और कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को लाइफ टाइम रखना है. तभी आपकी हेल्थ एक शेप में रहेगी. सेम इज द केस विद करियर. इफ यू आर नॉट डूइंग इट डिसिप्लिन्ड वे, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, वो करियर सस्टेनेबल नहीं है. सो यदि आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, आप, और अच्छा करियर से मतलब ये नहीं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपको सेटिस्फाइंग अच्छा करियर चाहिए. वन, यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, कि आपको क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं. डोंट अननेसेसरी ट्राई टू इम्प्रूव. लोग बोलते हैं ना कि रिमूव योर वीकनेसेस. मैं बोलता हूँ कि वीकनेसेस अपनी जगह छोड़ दीजिए, स्ट्रेंथ पे बिल्ड करिए. क्योंकि स्ट्रेंथ भी जाएगी, वीकनेसेस भी के ऊपर आप टाइम वेस्ट कर दोगे. ये तो वही वाली बात होगी, हम खरगोश को बोले कि भैया मछली की तरह तैर के दिखा दे, या चिड़िया को, ये मछली को बोले कि जमीन पे तैर के रह के दिखाओ. नो पॉइंट, राइट? वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ डू समथिंग व्हिच विल किल देम. Yes, definitely. Yes. So idea is कि स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करिए, उसको बिल्ड करिए, वीकनेसेस धीरे धीरे शेड ऑफ हो ही जाती हैं. सेटिस्फेक्शन को अचीव करिए कि क्या चीज में आपको अच्छा लगा है. फिर वो टाइम वाला फैक्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो अपना आपको मजा आ रही है. स्ट्रेस लेवल घटता है. और फिर डिसिप्लिन ले आइए. ऑब्वियसली डिसिप्लिन पहले लाना है, ये बात की 2 चीजें, बट आई एम सेइंग दिस आर 3 पैरामीटर्स व्हिच यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन. तो सर, साइड हसल वर्सेस फोकस क्या सही है? आज के जमाने में हम साइड हसल को फोकस से अलग नहीं कर सकते. वो बहुत बड़ा फोकस है. ओके. इसलिए हम बोलते हैं पोर्टफोलियो करियर्स. ये एक नया टर्म है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है. जितना जल्दी हम इसको समझ लेंगे उतना अच्छा है. पोर्टफोलियो करियर्स मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल जॉब भी कर रहा है, फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहा है, या साइड हसल बोल दें वो भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. और आने वाला फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है. एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू अडेप्ट टू इट. एंटरप्रेन्योरशिप से मतलब नहीं है कि वो स्टार्टअप कर रहे हैं या एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं.
यदि इंडिविजुअल उनका स्टूडियो है या इंडिविजुअल सेटअप है, कंसल्टेंसी है, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। फ्रीलांसिंग जॉब जो कर रहे हैं वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। सो व्हाई वी वांट टू कन्फाइन देम इनटू अ सिंगल बॉक्स ऑफ ओनली जॉब? और क्यों करना है? क्या सेफ्टी है? क्या रीजन है? नोबडी कैन प्रेडिक्ट। पहले हुआ करता था कि एक कंपनी में जुड़े और 20-20 साल 30-30 साल तक काम कर रहे हैं और कोई आपको निकालेगा नहीं या कुछ होगा नहीं। You continue doing that. But with an ever changing world, with an evolving landscapes of the world economics, I don't think so that's a right thing to do anymore. One should definitely have a portfolio career. Yes, nice. And I'm a very strong supporter of it. एक ये जो एक quotient होता है ना, satisfaction वाला, जो बहुत जरूरी होता है, वो उससे आता है। Okay. Stability लाइफ में आती है। The outcomes are better. फटिकनेस घट जाती है। फिजिकल फटिकनेस अलग साइड है, आई एम सेइंग मेंटल फटिकनेस कब होती है? yes. क्योंकि नाउ द पैशन, द हॉबी, द साइड हसल, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर यू। अब वो सर्वाइवल वाले केस नहीं रहे। आई थिंक हम जनरेशन के साथ गलत ये सोच रहे हैं कि जो हमने किया वो हमने सर्वाइवल के लिए किया था। रोटी कपड़ा मकान उस समय जरूरी था, उनको अब जरूरी नहीं है वो। दे हैव इट। Yes, वही वी हैव गिवन दैम। exactly वही Right? नाउ दे आर बिल्डिंग देयर करियर्स। एक्चुअली हम नौकरी कर रहे थे, वो करियर बिल्ड कर रहे हैं। Yes, nice. सो देयर इज अ डिफरेंस। एक था जो नौकरी की और एक है जो करियर बिल्ड हो रहा है। Yes, Right? yes. खैर मैंने करियर बिल्ड किया बिकॉज आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट ट्रेडिशनल वर्क स्टाइल, सो आई बिल्ड माय करियर। बट मोस्टली यदि आप देखेंगे तो लोगों ने उस समय नौकरी की, वो एक बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में लगे हुए थे। राइट? तो उस समय सेफ जॉब, कमिटमेंट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स नेचुरल थे। बट अब ऐसा नहीं है। True. और कन्फाइंड भी नहीं है। सो आई थिंक द फ्यूचर इज करियर पोर्टफोलियो करियर्स एंड वी शुड इवॉल्व टू दैट। करना चाहिए। तो सर जो जॉब कर रहे हैं करंटली, उनके लिए ये पोर्टफोलियो करियर आई वुड से बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कि वो साथ साथ में लाइक विद जॉब पोर्टफोलियो करियर बनाए। जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनका खुद का बिजनेस लाइक वो कुछ फील्ड में हैं, जो बिजनेस फील्ड में हैं इन शॉर्ट, उनके लिए आई डोंट गेस के, क्योंकि उनको पता है कि क्या यही लाइक पूरा टाइम इसमें ही देना है, तो आई डोंट थिंक के पोर्टफोलियो करियर पे काम करना चाहिए। व्हाट क्योंकि पोर्टफोलियो करियर आई वुड से कि एक सेफ्टी नेट बना रहा है कि इफ ले ऑफ हो रहा है कि आप जॉब कर नो आई थिंक ये ना एक गलत कंसेप्शन है कि पोर्टफोलियो करियर एक सेफ्टी नेट है। नहीं है सेफ्टी नेट। ओके। पोर्टफोलियो करियर बेसिकली एक अप्रोच है लाइफ का, जिसमें आप ज्यादा इवॉल्व फील करते हो। यू आर मोर सेटिस्फाइड बिकॉज यू आर परस्यूइंग फ्यू थिंग्स साइड लाइन्स। राइट? वो आपको एंगेज रख रहा है, वो आपको मीनिंग दे रहा है लाइफ में। देखिए जेनजीज ले लें या यंग जनरेशन जो आने वाली है, जो भी है, they would not do meaningless work. Let's get that things very correct with us. That you can't expect them doing a meaningless work. यदि उनका काम 4 घंटे का, वो क्यों 8 घंटे बैठे रहेंगे? Just because to impress somebody? No. So idea is कि वो meaningless work नहीं करेंगे। उनको लाइफ में, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेटल्ड हैं, they need to achieve more in life. And hence they keep doing multiple things. Yes. That is that level of satisfaction of more achievements. You know, and they are tuned and trained that way. मैंने जैसे शुरू में बताया, स्पोर्ट्स कर रहे थे, म्यूजिक जा रहे थे, ड्राइंग क्लास जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, ट्यूशन जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, and they were balancing it very well. Now that's in their blood. They need that thing. If they are very free, तो गेम खेलते रह जाएंगे। So we don't want to spoil the generation, right? And even in business, for that matter, I have seen business people, not now, from many years have been into portfolio careers. आप जनरली बिजनेसमैन देखिए, उनके मल्टीपल हसल होते हैं। वो कभी एक स्ट्रीम में होते ही नहीं है। वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं कि अच्छा आज मैंने ये बिजनेस बिल्ड किया, कल मैं ये बिजनेस बिल्ड करूंगा, परसों मैं ये बिजनेस बिल्ड करूंगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे वेंचर बनूंगा। They keep doing things. They keep exploring things, right? So बड़े ब्रांड्स बनते ही वैसे हैं,
बड़ी कंपनीज बनती ही वैसे हैं, सिंगुलर प्लेटफॉर्म पे इवॉल्व कैसे होंगे आप? True. So True. if you see a particular a businessman or an entrepreneur, साइड हसल का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा साइड हसल आपको इनकम दे रही है. Hmm. Side hustle is largely also an engagement parameters. So golf पे जाना every week in a disciplined manner, रोज इवनिंग में टेनिस खेलना या स्पोर्ट्स करना या स्विमिंग करना, नेटवर्क बिल्ड करना, बीइंग अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस, दिस आर देयर साइड हसल्स. Yes. Yes, it is helping them in their business, बट वो कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं वो पोर्टफोलियो करियर्स शुरू से एग्जिस्ट करता है एंटरप्रेन्योरियल सेट ऑफ माइंड. Okay. जॉब में अब आना शुरू हो गया है. Okay. Okay. Got your point. Yes. तो सर आपको ये 5-10 साल करियर्स में लाइक आप इतने सारे कंसल्ट करते हैं बच्चों को और इतने सारे करियर्स आपने देखे हैं, तो क्या लगता है 5-10 साल में अपकमिंग 5-10 इयर्स में कौन से करियर्स डिसअपियर हो जाने वाले हैं? Very difficult question, I tell you. With so much disruption, so much change that is coming, बहुत difficult है ये जज करना कि कल क्या होगा. And I think let's not fear that. ये एक सबसे बड़ा अभी जो ट्रेंड चला आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि हमें बहुत सारे शोज करने हैं, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस करने हैं, बहुत सारे इवेंट्स करने हैं, तो एक टॉपिक जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है एआई, तो उसको लेके हम बहुत ज़्यादा उस पर बात कर रहे हैं. सी देयर इज लॉट ऑफ सस्टेनेबल इश्यूज आल्सो गोइंग ऑन विद एआई पार्ट. Yes. So world is looking it from different lenses. Yes, it is helping a lot of organizations, but the cost and the environmental effect is still to be studied. Yes. True. So कितना टाइम लगेगा और वो कब आके इम्पैक्ट करना शुरू करेंगे, इट्स वन पार्ट ऑफ इट. Maybe we as a human race are well equipped to mitigate any challenges. But अभी हमें ये सोचना है लार्जली कि पहली चीज हमें उनसे डरना नहीं है, अडेप्ट करना है. और ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी अडेप्ट करना. शायद साल भर पहले, 1.5 साल पहले जब आप चैट जीपीटी से कोई मेल लिखते थे तो लोग बोलते थे देखो चैट जीपीटी यूज कर रहा है, तो ताने आते थे. Yes. अब इट्स वेरी नॉर्मल, दे नो इट. एंड व्हाई शुड आई स्पेंड 15-20 minutes in framing a email? Yes. True. Rather, if I'm getting it, I'll do it. Yes. Definitely. Same happened with calculator. लोग बोलते थे इसको तो 30-20, 30-40 का टेबल ही नहीं आता. देखो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं. But now everybody is doing it, right? Exactly. With things that is making your life easy, faster, smarter, there's no harm adapting it. How much? That is something I leave it to individuals' judgment. But बेसिक करियर्स जो हम कहते हैं, जिसके इम्पैक्ट हमें दिखना शुरू हो गए हैं, जो रिपीटेटिव वर्क्स थे जहाँ पे स्किल इन्वॉल्व नहीं था, वो तो डेफिनेटली बाहर हो जाएंगे. यू नो लाइक अ टेलीकॉलर जॉब, टाइपर्स जॉब, स्टेनोग्राफर, ये कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो बेस लेवल जॉब्स हैं, टू एन सर्टेन एक्सटेंट इवन कोडिंग फॉर दैट मैटर. Yes. Right? True. So anything which is repetitive, routine, time-consuming jobs will go off. What is going to change is that there would be new creation of the job, more skill-based job, Yes. है ना? More human-centric job will now take up upper step. एक टाइम था जब ह्यूमन सेंट्रिक जॉब से हटके हम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गए थे. अब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फुल सर्कल वापस आएगा जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन एंड ह्यूमन जॉब्स will be more in demand. Jobs like of psychologist. Yes. सीख करेंगे लोग कि हाँ, Job इसमें of human counselor. Yes. काउंसलर को हम बिल्कुल लो इंपॉर्टेंस देते थे एक पॉइंट में. Yes. 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 जॉब ऑफ ह्यूमंस इन हॉस्पिटैलिटी विल बी इवन ग्रोइंग मोर, क्योंकि अब लोगों के पास टेक्नोलॉजी इतनी हो गई कि नाउ दे नीड पीपल. एक टाइम था जब लोग इतने थे तो उनको टेक्नोलॉजी चाहिए थी. अब टेक्नोलॉजी इतनी हो जाएगी कि उनको लोग चाहिए. Yes. You know, there are already some very crazy jobs on the earth where people are paid or people are paying to do community services. Okay. Going and staying in the old age home and spending time with them, because इतना isolation हो गया life में, इतने अकेले हो गए हैं कि उनको लोग चाहिए. लोग चाहिए. So True. a new framework, new avenues of career will come up. Let's see. मतलब
the only thing is, let's not fear. You know, we are a competent race to survive. That's in our genes. So let's not fear. Just be aware of it and upskill yourself. तो सर एआई के बाद क्या सेफ है? मेरा मानना है सेफ कुछ भी नहीं होता है. You know, the moment we have this mindset of safety net, हम actually we are going towards disaster. क्योंकि ना चीजें बहुत बदल रही हैं. जो चीज आज सेफ लग रही थी वो कल सेफ नहीं है. राइट? हमें एक समय लगता था कि बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, सेफ है. अर्थक्वेक आया, वो सेफ्टी चली गई. हमें लगता है कि लो राइज बिल्डिंग सेफ है, एक बगलरी होगी वो सेफ्टी चली जाएगी. हमें लगता है कि कुछ कार्स हैं which are built with 5-star safety parameters. One accident can change the whole perception. I think there is nothing called as safe. You can only have good outcomes of your career if you continuously keep learning and upskilling. True. And be disciplined, be grounded, see things with clarity, be comfortable with yourself, True. be comfortable with the world. ये जितनी भी स्टोरीज हैं, जितने भी चीजें आसपास होती है, लेट नॉट दैट डिस्टर्ब यू. तो आई थिंक सेफ्टी वो है आज की तारीख में. सेफ करियर कुछ भी नहीं है. यू नो, आई थिंक दैट्स आउटडेटेड नाउ. कभी नहीं था. ट्रू. तो सर पर एआई को जितना एडेप्ट करेंगे उतना सेफ रहेंगे. वो अगेन अपस्किलिंग तो करना ही है. एग्जैक्टली. उसमें तो चॉइस है नहीं. सो आई वुड से कि टू बी इन द रेस you have to keep running. Exactly that. Right? If you just stand, if you just stay where you were, you will probably be behind. हमारे टाइम पे एक ना बड़ा amazing example दिया जाता था, very good example, that if you keep running, you will be there where you were. Okay. Tell me more, sir. Right? If you are walking, you will be behind. Okay. And if you are standing, you will be lost. आप किसी भी एक रेस को इमेजिन कर लीजिए ना. 10 लोग दौड़ रहे हैं और आप नहीं दौड़ रहे हैं, तो आप रेस में ही नहीं है. Okay. फर्स्ट सेकंड आना तो बात की बात है. आई एम सेइंग कि जब कैमरा मूव करता है तो जो लोग दौड़ रहे हैं उनकी तरफ मूव कर रहा है. हाँ. हर ऑडियंस उनको देख रही है. तो आप दौड़ नहीं रहे तो आप दिख नहीं रहे. आप चल रहे हैं तो आप कैमरे से बाहर हो जाएंगे बहुत जल्दी बाहर हो. जब तक वो स्पीड नहीं लेंगे तब तक आप दिखेंगे, फिर आप बाहर हो जाएंगे. और आप खड़े हैं तो आप तो डेफिनेटली आउट हो गए. आप तो कभी फ्रेम में आने के चांस में नहीं है. Yes. सो बी देयर. यू हैव टू कीप रनिंग, राइट? यू हैव टू कीप मूविंग. सो इसलिए कहते हैं, जो ये बार बार लोग बोलते हैं अपस्किलिंग, कोई अपस्किलिंग समझाता नहीं है होता क्या है. True. बोल दिया अपस्किलिंग कर लो, पर क्या करें अपस्किलिंग? सो आइडिया इज कि आप यू कीप कंटिन्यूअसली मूविंग towards the new arena. That is upskilling. Upskilling is not learning typing now. Got it. Because of voice आ गया है. Voice will do the typing for you. Exactly. So upskilling is using technology. अब कोई ये बोले कि मैं टाइपिंग सीखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे से मेल अच्छे से ड्राफ्ट हो जाए और फास्ट ड्राफ्ट हो जाए. You're wasting your time. Exactly. क्यों करना है? Now that is also upskilling actually. Yes. But do you really need that upskilling? True. So definition of upskilling is very important. Upskilling की definition ये है कि जो relevant है, जो रेस में है, वो आपको करना है, वो आपको सीखना है. और जो रेस में आने वाला है वो भी सीखना है. True. है ना? सो आप सिर्फ चैट जीपीटी और जेमिनाई को समझ लेंगे तो नहीं चलेगा. 26 एआई टूल्स हैं, समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे. Exactly. और देखना पड़ेगा कि आप उसको कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं. आता हो और कहाँ यूज करना हो वही पता ना चला. है ना? इसलिए आजकल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही नया ट्रेंड आया है जो फ्रेशर्स को टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है. वो इट्स नॉट अबाउट नाउ जस्ट कोडिंग, हाउ गुड यू आर एट कोडिंग इज वन पार्ट ऑफ इट जो टेस्ट होता है, बट दे ऑल्सो सी हाउ गुड यू आर एट यूजिंग एआई. सो वो आपसे आपके प्रॉम्प्ट्स को देख रहे हैं. सो अब आपके प्रॉम्प्ट्स कैपेबिलिटी को एनालाइज किया जा रहा है कि कैन यू प्रॉम्प्ट एआई टू गेट द थिंग्स डन फास्टर. नाउ द लैंडस्केप हैज चेंज्ड. मैं भी खुद वो ही देखता हूँ, मेरे टीम में कैसे कौन क्या प्रॉम्प्ट दे रहा है, क्योंकि अगर वो प्रॉम्प्ट सही से नहीं दे रहा है तो तू भाई रहने दे, मत यूज कर. क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है.
correct. So now are you good at that? True. Are you good at AI is out? Are you good at getting work from AI? Yes. Now next would be, are you good at managing AI? Yes. Multiple AIs. Multiple AIs. Yes. So that is coming soon, Very soon. right? So that is called as upskilling. Then you will be relevant in this. Then you are relevant. You are in the race, right? Yes, You are relevant. exactly. And बोलना कि हम दुनियादारी से छोड़ चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, वो सारी चीजें it's good in saying and in books, but in reality you have to be in the race. That's very important. सर आई पर्सनली फील कि अभी के टाइम में ये करियर का डिसीजन है कि जो भी डिसीजन लेने हैं करियर वाइज वो इजी है, बट आपके टाइम पे तो वो सब था ही नहीं, लाइक एआई और वो सब. Correct. तो आपका करियर लीनियर था या मैसी था, लाइक टिल नाउ? नहीं, लीनियर तो नहीं था. मेरा एटलीस्ट तो नहीं रहा, बिकॉज बहुत सारे पिवट्स हुए और मैंने उस जमाने में पिवट किए जहाँ पे पिवट वाज कंसिडर बैड. आई वाज कॉन्स्टेंटली टोल्ड कि तुम्हारा तो रेज्यूम खराब हो गया, अब तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता. शायद मैं मेरे जमाने का जेनजी था, सो जो आज जेनजी करते हैं वो मैं उस जमाने में कर रहा था. सो आई वाज बेसिकली एन एब्रेशन. आई वाज अ ब्लैक शिप प्रोबेबली. बट हाँ, लीनियर नहीं रहा. बहुत उतार चढ़ाव रहे, बहुत सी चीजें सीखी समझी इन द प्रोसेस. बिकॉज क्या होता है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना, आप रिलाय करते हो सोसाइटल इंफॉर्मेशन पे, जो कभी कभी बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं. ट्रू. देयर इज नो रिसर्च्ड बैक पर्सपेक्टिव एंड वी कैन नॉट काइंड ऑफ वेट इट. हम उसको वेट नहीं कर सकते कि इन्होंने बोला वो सही है या गलत है. At least in social media, in internet world, we now can at least check the information is correct or fake. डेफिनेटली. है ना? तो रूमर्स भी पहले बहुत चलते थे. यस. वो कहते हैं ना, आई एम टेलिंग यू ब्रो वाला कंसेप्ट बहुत था. यू नो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप्स. सो challenging part was during our days was lack of information was dangerous. ओके. हम कुछ कर लेते थे और फिर रियलाइज होता, अरे बाप रे, ये तो मतलब इट्स लीडिंग नोवेयर. क्या ही हो गया. सो बहुत सी बार हम ना चौराहे पे आ जाते थे, यार अब क्या करें. बहुत सी बार हमें यू टर्न लेना पड़ता था, बहुत सी बार हमें रूट चेंज करने पड़ते थे. बट आई थिंक ऑल दैट प्रोसेस ऑल्सो हेल्प अस बिल्ड अ पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एंड करियर. ओके. शायद इसलिए आज मैं आई थिंक माई सेल्फ मोर इक्विप्ड टू गाइड people and generations, क्योंकि शायद देख भी बहुत लिया. in a shorter span had lot of experiences. तो सर कोई ऐसा फेज था जब वहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज थे? हाँ, start of my career. ओके. Extremely confused. So, you know, I built all my strength, career platforms in such a way that I wanted to be in FMCG. Sales and marketing was passionately, I was a sales and marketing person. अब हुआ ये कि BBA किया, फिर MBA कर लिया, और उस समय ये जरूर हुआ करता था कि जो भी पढ़ना है एक बार पढ़ लो, जॉब पे लग गए, फिर बात खत्म. जो आज भी काफी प्रिवेल करता है हमारे सोसाइटी में. हम उस पर थोड़ा सा टच करेंगे अभी. सो हुआ ये कि I did BBA, then I did MBA, and then I got into the job. And suddenly I realized that probably I am not a cut for it. दूर से अच्छा दिख रहा था, बहुत कुछ था, बट कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे पर्सनल लाइफ प्रिंसिपल्स को सपोर्ट नहीं करती थी. ओके. There were certain things which I as an individual cannot do it. My upbringing don't support me to do that. Right? So then I started having that conflicts happening within me. क्या मैं ये करूं या ये ना करूं? क्या मैं ये इस तरह से प्रेजेंट करूं या ना करूं? So that constant conflict in my mind was keeping me lot awake, lot disturbed. कोई एक एग्जांपल होगा? So क्या होता है कि जब आप एक सेल्स एंड मार्केटिंग में होते हो, you have to be with the group. You have to do as they do it. Yes. And you are traveling for 20-25 days. There are certain habits which don't fall in your principal life. Yes. So you are not to the part of the group then. फिर आप आउटकास्ट होने शुरू हो जाते हो. Yes. Yes. Though
अल्टीमेटली आपको बेचना है कैसे भी, कैसे भी करके। जो शायद हम नहीं कर सकते। सो मेरे लिए वो एक बहुत ही क्रेजी टाइम था। आई वॉन्टेड टू थिंक, आई एक्चुअली टुक अ ब्रेक ऑफ 6 months। और उस जमाने में करियर ब्रेक लेना बहुत बड़ी बात थी। अरे बिना नौकरी के घर पे बैठा हुआ है, और घर का बड़ा लड़का, मतलब it used to be traumatizing. My great support by my parents. They never ever told me anything. They were always like, do whatever you want to do. Yeah, they were a big support, big backbone to me. But society, रोज आएंगे, अरे अभी भी नौकरी नहीं लगी, you know, that's too much. तू अजी અહીંયા બેઠો છે? हाँ, અને so I used to say, do your work, yeah. Why you want to peep into my house? I'll do what I want to do in my Get a life. job, man. So yeah, then and that break was to basically understand what exactly I want to do. I actually wanted that piece to identify what career I want to build. Naturally भी हो गया break. Actually, I was supposed to join that course in April. It got pushed and it started in August because of some government. It was a joint course offered by the government of Malacca Okay. in Malaysia. So उसमें government involvement के कारण वो थोड़ा सा approvals में push हो गया था. It started in August, July and August में. तो वो एक टाइम मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा कि इंट्रोस्पेक्शन हुआ, थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस किया. एंड देन व्हेन आई डिड दैट कोर्स एंड केम बैक, आई रियलाइज ओके, नाउ आई नो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट. प्रोबेबली आई सेड आई लिव्ड माय सेल्स एंड मार्केटिंग लाइफ ऑन माय टर्म्स. मैंने झूठ बोल के आज तक कुछ नहीं बेचा. जो फैक्ट्स थे वो बेचे, जो सही था वो दिया क्लाइंट को. एंड आई थिंक आई बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क because people came back and told me at one point in my life, in my career, that you know, dealing with you gave us one confident कि हमें कुछ गलत नहीं दिया जाएगा. Okay. Nice. When you were not able to do it, you were straight on my face saying that this will not happen. उस समय बुरा लग रहा था कि यार ये मना कर रहे हैं, दूसरे वाले तो बोलते हैं हो जाएगा. बट बाद में हमें रियलाइज हुआ कि वहां बोल रहे थे हो जाएगा पर कभी हुआ नहीं. यहाँ तुमने बोला नहीं होगा तो डेफिनेटली तुमने कोशिश तो की कि कुछ करके दे. Yes. So I lived that career and I'm still living that career of transparency, straightforwardness and honesty. And I think that works well with me. Whatever I am, I'm on the face. So I think probably that works well with me. I don't have to keep remembering कि मैंने क्या गलत commitments किए हैं. You know, it gives lesser load on my mind. So yeah, I'm more happy. So and it's a right way. I built a very strong network. I got, even today, I think I'm blessed with lot of networks. You know, if I can just pick up a phone and you know probably talk to anyone. So yeah, that's an achievement I think in my life. True. That satisfies me. True. तो सर आप अभी अगर आप 22 years के हैं तो क्या चीजें डिफरेंटली करते जो आपने पहले कर दी थी, बट अभी अगर 22 के होते तो क्या चीज अलग तरीके से करते आप? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये बहुत ही डिफाइनिंग क्वेश्चन है फॉर एनीबडी कमिंग आउट ऑफ द करियर. जो मैंने बोला था कि मैं आऊँगा उसके बाद की टर्मिनल डिग्री ले लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर जॉब करिए. मैं आज 22 साल का होता तो मैं अंडर ग्रेजुएट के बाद कभी मास्टर्स तुरंत नहीं करता. ओके. I would have worked for 18 months to 24 months in any organization. Minimum is 18 months to 24 months. Okay. Not less than that. Okay. Because किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं ना तो पहले साल ऑर्गेनाइजेशन आपको समझती है, दूसरे साल आप ऑर्गेनाइजेशन को समझते हो. वो एक गिव एंड टेक फिक्स है. 2 साल लगते हैं पूरा एक 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में. सो if I would have been 22 today or 21, whatever age it would have been, I would have finished my undergraduate, worked for 2 years, identify what I'm comfortable with, what I'm good at it, what satisfies me, what is my passion, and then build my master on it. Okay. Which is more definitive, defined outcome. True. And I would know what exactly world is looking at and what I am looking at myself. Okay. वरना क्या होता है कि वो टर्मिनल डिग्री का प्रेशर ना अपने आप में बहुत हैवी होता है. क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट हो गए, आप मास्टर्स हो गए, अब आपको कुछ तो करना है ना. True. Now that pressure is very dangerous. True. And that breeds
the whole workforce of survivor rather than doers. आज की तारीख में हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा ना, કરવું પડશે, બહુ ખર્ચો થઈ ગયો છે. राइट, बट डूअर्स नहीं है. Yes, 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 yes. द मोमेंट Agree. दिस फ्रेमवर्क चेंजेस टू मोर डूअर्स एंड लेस सर्वाइवर्स, आप देखिएगा ऑर्गेनाइजेशंस अलग बन जाती हैं, वर्क कल्चर अलग हो जाता है, सो मच ऑफ हैप्पीनेस ऑल अराउंड एंड द प्रोडक्टिविटी इज मल्टीप्लाइड विथ लेसर अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट. Yes. वो जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है True. बिकॉज एवरीबडी इज डूअर, Exactly. दे माइंड देयर ओन बिजनेस. Exactly. नाइस. मुझे भी अभी लाइक टू बी ऑनेस्ट हायरिंग के टाइम एक पर्सपेक्टिव मिला कि मैं ये चीज अगर देखूं कि कैसे उन्होंने अप्रोच किया है, सो दैट वुड बी एन अनदर. ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज समझनी पड़ेगी कि दे कैन नॉट हायर एन अंडर ग्रेजुएट विथ अ कमिटमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 years. सो कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हमने आपकी ट्रेनिंग की, हम आपसे पैसा चार्ज करेंगे या हम आपसे बॉन्ड साइन कराएंगे या हम आपको 5 साल का तो कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं. बच्चा बोलता है इंटरव्यू में कि आई हैव 2 years ऑफ कमिटमेंट, उसको शॉर्टलिस्ट नहीं करते. दे एंड अप बिल्डिंग अ वर्कफोर्स ऑफ सर्वाइवर्स रेदर देन डूअर्स. मतलब जिनको काम सिर्फ काम के लिए करना है, आना है, वो कुछ नया नहीं ला पाएंगे आपकी कंपनी में. उनसे आप अपनी कंपनी मत भरिए क्योंकि उनमें भी कैपेबिलिटी है डूअर्स होने की, जस्ट बिकॉज किसी ने उनको ट्रिगर नहीं किया. तो आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये चीज जरूर करें. व्हाई यू वांट मोर देन 2 years ऑफ कमिटमेंट? आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आप उनके ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे तो वो वैसे ही रुक जाएंगे. True. Rather you should say as an organization, okay, fantastic, 2 years. After 2 years, if everything goes well and you want to continue and you want to build your masters, we will sponsor you. Exactly We what will was- provide you. Why not? Invest. Exactly. You expect them to invest in your organization. At the same time, you are expected to invest in them. True. And there are a lot of good organizations doing this across the world. Yes. And they retain the staff, they retain the best of the people, because then there is a bond. Nobody wants to leave and keep doing changes every 2 years, na? Because that's also lot of strain, lot of stress on individual. आप हर 2 साल में जॉब चेंज करिए, आपको भी नए नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना है, अडेप्ट होना है, बहुत डिफिकल्ट है. सो एक्चुअली हमें ना इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि वो एडेप्टेबल हो, वो ओनरशिप लें, करेक्ट, और उनका एटीट्यूड लर्नर का हो. ये उनके हायरिंग थॉट्स हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट हायरिंग फॉर दिस. दे आर हायरिंग फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड नो ओनरशिप. But hiring for worker, Okay. now that's a passe. You can't bound people. They will leave you. Exactly. You have to get out of that mentality of bossing, superior, hierarchical structure. It's gone. The days are gone. Agency is more adaptable. Why you want to put them in a predictable basket? ट्रू. तो सर अभी लास्ट ही है ये क्वेश्चन कि 21-22 साल का लड़का या लड़की आपको सुन रहा है, तो आप उसको करियर के लेके क्या सजेशन देंगे या क्या एक चीज बोलेंगे कि वो कि भाई ये तो मत ही लाइक ये तो करना ही, लाइक ये ध्यान से करना है, ये चीज देख लेना. Start early. Don't wait for your final year. ओके. आपका कैंपस सपोर्ट करता है नहीं करता है, वो एक इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं जो बहुत लेट आएंगे. बट एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट बिल्डिंग इट फ्रॉम ईयर 2. फर्स्ट ईयर आप कॉलेज स्कूल से निकले हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, ऑल गुड. गेट टू अ सीरियस प्लेबुक. Start building from second year, start upskilling, start taking up courses outside your campus educational system. ये समझिए कि educational systems ना overnight change नहीं हो सकती. It's very difficult. World is changing very fast. Education systems cannot change that fast. वरना एक बहुत बड़ा chaos खड़ा हो जाएगा. Universities आपको एक foundational support देती है, correct? आप उसको यूज करके आप अपना बिल्डअप करिए
build yourself on upskilling and doing other things over and above that foundational base that an university is providing. Don't expect university to do that, which is a wrong expectation to have. By the time they will do, you will be graduated. They can't change things very fast. Very fast. Right? There are so many factors involved in it. So, one, take education and support from the universities or institute as your foundation. Start building upon it from second year onwards. Engage yourself to multiple internships, to side hustles. I'm saying, when I say side hustles, is do some projects. Engage yourself with some leading mentors of the society. Be there on LinkedIn. Connect with people. Do the networking. Do this for 1.5 year. That is your 3 semester typically. And then you have an extreme clarity about the direction that you want to move. Nice. Go to some good counselors. You know, there are many people like me who are available, you know, who support young generations to connect and build. Reach out to them. Understand what is the perspective, what is happening, because they may have a multiple experience, right? Then when you come in your pre-ultimate year, which is your pre-final year जैसे बोलते हैं, जनरली आजकल हर कोर्सेज 4 ईयर के हो गए, इसलिए मैं सेकंड ईयर से 1.5 सेमेस्टर की बात, 3 सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ. बट यदि 3 इयर्स का कोर्स है, देन डेफिनेटली आपको सेकंड ईयर में तो करना ही करना है, या सेकंड सेमेस्टर ऑफ फर्स्ट ईयर में करना है. बट हम 4 ईयर के कोर्स की, अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करें, सो आपके थर्ड ईयर में यू स्टार्ट कंसोलिडेटिंग व्हाट ऑल यू हैव लर्न. Build portfolio. Okay. Resumes are gone. It's a portfolio world. Companies, also good companies, look at what all you can do. Yes. So एक है ना, T structure आपको develop करना पड़ेगा. You should be knowing lot of things and you should be extremely good in one thing. That's called as T structure format for a career. और ये आपको करना है 2 साल से 3.5 साल के बीच में. And then get your job, be in the company. Once you are in the company, please don't consider as an end point. Job is a starting point. फिर अगले 2 साल आपको अपना learning curve improve करना है. देखना है what is working, that all what you did, what is it that is fitting into real world, what is it that is not fitting into it. So unlearn that, relearn the new scheme of things, and then career will progress. So these are the key takeaways for young generation today, that they have to start early. वो कहते हैं ना, वो हसल जो ये 4 साल की है ना, वो आपके अगले 40 साल बनाती है, और ये हमेशा हर जनरेशन के लिए ट्रू है. चाहे आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को देख लीजिए. देखिए, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि देयर आर एग्जांपल्स वेयर पीपल हैव नॉट स्टडीड, नेवर गॉन, देयर आर द ड्रॉपआउट्स, बट स्टिल दे हैव बिल्ड अ करियर, दे हैव डन अमेजिंग बिजनेस, राइट? ये बहुत एग्जांपल्स जनरली फ्लोट होते हैं. तो पढ़ के क्या करना है? ऐसा नहीं है. द होल आइडिया इज स्टार्टिंग यंग. यू आर मिसिंग दैट पॉइंट. If they were drop out, why? Because they started young, they already built something, and they didn't wanted to waste their time in studying there. Rather use that 4 years in building up further. Definitely, yes, true. Right? The essence is in starting early, because then you have more time. So they also had that hustle in their life for that 4, 5, 10 years. वो कहीं नहीं जा रहा है, वो हमेशा रहने वाला है. If you are not ready for that hustle, true, you are actually hustling for rest of your life. True. But if you have identified it right, you have worked early, worked young, and had gone through that hustle, you are all set. Because then there are no moving parts per se. आपको पता है चीजें कैसे नेविगेट करना है. Definitely. कोई लूप होल भी नहीं मिलेगा. Yeah, you know how to navigate. Even loophole है, at least you are equipped enough to navigate it. वो एग्जैक्टली, मतलब अभी कहीं स्टक हो रहे हैं तो पता भी चल रहा है कि क्या करना है अभी. ट्रू, जो कंफ्यूजन्स हैं, जो हम बात की क्लैरिटी नहीं है, तो वो सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे फिर अभी. ट्रू. फोकस. डेफिनेटली. बहुत अच्छा सेशन था, टू बी ऑनेस्ट. थैंक यू. यस, थैंक यू. बहुत मुझे खुद को भी लाइक एक नया विजन मिला है कि मैं लाइक हायरिंग में कैसे देखूं,
लोगों को करियर वाइज कैसे हमें गाइड करना चाहिए आइडियली. So learned a lot, sir. Thank you so much. You know, it's an era of instant gratification. Yeah. Gen Z do not want to wait for appraisal cycle. True. Right? You need to constantly give them feedback because they want feedback. The world is giving them feedback. Yes. आपने पोस्ट किया, लाइक आ गया, फीडबैक है. Yes, 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 yes. True. Right? So there is instant feedbacks, instant gratification, and if you do it right, we are sorted as an organization. Yes, yes.